दोस्तों, कई बार दुनिया में असली ताकत वो नहीं दिखाता जिसके पास सबसे ज्यादा पावर होती है। असली ताकत वो दिखाता है जो बिना चिल्लाए सामने वाले को उसकी औकात याद दिला दे। और अभी हमारे इंडिया ने अमेरिका के साथ कुछ वैसा ही किया है। मार्को रूबियो भारत आए तो थे सुपर पावर वाले एटीट्यूड में, लेकिन वापसी तक कहानी पूरी बदल चुकी थी। ऐसा क्या हुआ कि जाते जाते अमेरिका को ही एक ऐसा मैसेज मिल गया जिस पर अब पाकिस्तान से लेकर कई बड़े देश तक चर्चा कर रहे हैं। और मजेदार बात यह है, यह मैसेज प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिया गया, ना ही किसी धमकी से। बस इंडिया ने एक छोटा सा कदम उठाया और वॉशिंगटन तक हलचल शुरू हो गई। उधर ताइवान की सिर्फ एक कंपनी ने ऐसा झटका दिया कि भारत की पूरी स्टॉक मार्केट हिल गई। चीन ने फिर से कश्मीर वाला राग छेड़ दिया है, लेकिन इस बार उसके बयान में भी हल्की घबराहट साफ दिख रही है। और बांग्लादेश, जिससे भारत को कम से कम इस वक्त समझदारी की उम्मीद थी, वहीं अब ऐसा कदम उठा रहा है कि दिल्ली में लोग बोल रहे हैं, भाई ये अचानक स्क्रिप्ट किसने बदल दी। तो आज काफी बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही हैं और ऑनेस्टली कुछ चीजें तो इतनी अजीब है कि आपको लगेगा जियोपॉलिटिक्स अब पॉलिटिक्स कम नेटफ्लिक्स सीरीज ज्यादा बनती जा रही है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की, क्योंकि इंडिया दौरे के बाद उनकी जो विदाई हुई है उसने इंटरनेट पर अलग ही चर्चा शुरू कर दी है। और ऑनेस्टली जिस तरह की आदत अमेरिका को पड़ चुकी है, उस हिसाब से यह उनके लिए थोड़ा अनएक्सपेक्टेड रियलिटी चेक था। मार्को रूबियो क्वाड मीटिंग अटेंड करने के बाद आज भारत से वापस चले गए, लेकिन जाते वक्त पालम एयरफोर्स स्टेशन से जो विजुअल्स सामने आए, उन्हें देखकर कई लोग बोल रहे हैं कि इंडिया ने बिना एक शब्द बोले बहुत कुछ बोल दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि उन्हें सी ऑफ करने के लिए प्रोटोकॉल ऑफिसर्स, इंस्पेक्टर लेवल अधिकारी और कुछ कमांडर रैंक के अधिकारी मौजूद थे। अब इसमें कोई डिसरिस्पेक्ट वाली बात नहीं है, हर अधिकारी अपनी जगह पूरी इज्जत डर्व करता है। लेकिन मुद्दा यहाँ परसेप्शन का है, क्योंकि अमेरिका को दुनिया भर में वीआईपी ट्रीटमेंट लेने की इतनी आदत हो चुकी है कि अगर रेड कारपेट का शेड भी थोड़ा हल्का हो जाए ना, तो वॉशिंगटन में लोग फॉरेन पॉलिसी का एनालिसिस शुरू कर देते हैं। और इस बार वही हुआ। एक मोमेंट ऐसा भी आया जब मार्को रूबियो खुद थोड़ा कंफ्यूज दिखे, जैसे वो मेंटली ये कैलकुलेट कर रहे हो कि ओके, दिस इज द फाइनल सेंड ऑफ टीम, राइट। फिर फ्लाइट की सीढ़ियों पर चढ़ने से पहले वह रुके सबसे हैंडशेक किया और उसके बाद ये विजुअल्स सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। अब पाकिस्तान में तो लोग इसे इंडिया वर्सेस अमेरिका टेंशन बोलकर चला रहे हैं, लेकिन अमेरिका के कुछ पॉलिसी सर्कल्स में भी इस पर डिस्कशन शुरू हो चुका है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली भारत पहले अमेरिका को थोड़ा एक्स्ट्रा डिप्लोमेटिक वार्म्स देता था, सीनियर प्रोटोकॉल ऑफिसर्स आते थे, हाई लेवल फेयरवेल ऑप्टिक्स रखे जाते थे, लेकिन इस बार टोन नोटिसली डिफरेंट थी। और जियोपॉलिटिक्स में टोन चेंज होना कई बार स्टेटमेंट देने से भी ज्यादा लाउड होता है। इंडिया ओपनली ड्रामा क्रिएट नहीं करना चाहता, ना ही हर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमोशनल स्पीचेस देना चाहता है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि दिल्ली सब कुछ साइलेंटली टोलरेट करेगी। कई लोगों का मानना है कि यह पूरा सिग्नल इनडायरेक्टली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए था। मैसेज सिंपल था, पार्टनरशिप अपनी जगह है, लेकिन इंडिया को लाइटली लेने की हैबिट मत बनाइए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतने लंबे दौरे के बावजूद इंडिया और अमेरिका के बीच कोई बड़ी हिस्टोरिक डील साइन नहीं हुई। सिर्फ क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ मटेरियल्स को लेकर एग्रीमेंट अनाउंस किया गया, और ऑनेस्टली यह भी पूरी तरह नया फ्रेमवर्क नहीं था। पहले से चल रहे कोन ऑपरेशन को ही थोड़ा पॉलिश करके ऑफिशियल लेवल पर फिर से पैकेज किया गया। यानी 4 दिन की इतनी हाई प्रोफाइल विजिट और रिजल्ट सिर्फ इतना। इसलिए अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या दोनों देशों के रिश्तों में अंदर ही अंदर फ्रिक्शन बढ़ रहा है? क्योंकि अगर सब कुछ परफेक्ट होता तो यूजुअली बड़ी अनाउंसमेंट्स दिखाई देती, डिफेंस, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर्स, समथिंग मेजर। लेकिन इस बार स्पॉटलाइट मोस्टली क्वाड मीटिंग पर ही रही, और वहां भी जॉइंट स्टेटमेंट में चाइना को इनडायरेक्टली मैसेज दिया गया कि इंडो पैसिफिक में उसकी दबंगई हर किसी को एक्सेप्ट नहीं है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ना ईरान का नाम आया, ना रशिया यूक्रेन वॉर पर कोई बड़ा स्टैंड लिया गया। मतलब क्वाड ने भी इस बार बहुत केयरफुली वर्ड्स चूज किए, क्योंकि आजकल ग्लोबल डिप्लोमेसी ऐसी हो गई है कि एक एक्स्ट्रा सेंटेंस लिख दो और अगले दिन तेल के दाम, स्टॉक मार्केट और ट्विटर एक्सपर्ट्स सब एक्सप्लोड हो जाते हैं। अब देखना यह होगा कि क्या इंडिया का यह डिप्लोमेटिक सिग्नल वॉशिंगटन तक सही तरीके से पहुंचेगा, या फिर आने वाले समय में दोनों देशों के रिश्तों में और ठंडापन देखने को मिलेगा। और वैसे आपको क्या लगता है?
क्या इंडिया ने मार्को रूबियो को जो ट्रीटमेंट दिया वो बिल्कुल सही था या फिर जरूरत से ज्यादा कोल्ड मैसेज चला गया? और क्वाड, क्या उसका फ्यूचर अभी भी स्ट्रांग है या वह सिर्फ मीटिंग्स और ग्रुप फोटोज तक सीमित होता जा रहा है? कमेंट करके जरूर बताइए। अब अगली अपडेट ऐसी है जिसने भारत की स्टॉक मार्केट लवर्स आर्मी को थोड़ा इमोशनल डैमेज दे दिया है, क्योंकि इस बार इंडिया को पीछे छोड़ा है ना अमेरिका ने, ना चीन ने, बल्कि ताइवान ने। जी हाँ, वही ताइवान जिसकी पॉपुलेशन कई भारतीय राज्यों से भी कम है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में ताइवान ऑफिशियली इंडिया से आगे निकल गया है। पहले दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट इंडिया थी। अमेरिका नंबर 1, चाइना नंबर 2, जापान नंबर 3, हांगकांग नंबर 4 और इंडिया नंबर 5। लेकिन अब ताइवान ने 5th पोजीशन गैब कर ली है और इंडिया 6th पर स्लिप कर गया है। अब यहाँ सबसे शॉकिंग चीज क्या है पता है? इंडिया की इकोनॉमी लगभग 4.2 ट्रिलियन डॉलर की है, पॉपुलेशन 140 करोड़ और ताइवान पूरी इकोनॉमी अभी भी 1 ट्रिलियन डॉलर से नीचे, पॉपुलेशन बेयरली 2.5 करोड़ के आसपास। मतलब कंपैरिजन ऐसा लग रहा है जैसे एक तरफ पूरा भारत खड़ा है और दूसरी तरफ एक छोटा आइलैंड बोल रहा है साइड हो जाओ भाई, मार्केट कैप निकलनी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? आंसर है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उससे भी ज्यादा सेमीकंडक्टर चिप्स। इस वक्त पूरी दुनिया एआई फीवर में चल रही है। हर बड़ी टेक कंपनी फ्यूचर पकड़ना चाहती है। एनवीडिया, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल, मेटा सबको अल्ट्रा एडवांस्ड एआई चिप्स चाहिए। और दुनिया की सबसे एडवांस्ड चिप्स कौन बना रहा है? ताइवान की कंपनी TSMC, यानी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब मजेदार बात सुनिए, ताइवान की स्टॉक मार्केट की टोटल वैल्यूएशन करीब 4.95 ट्रिलियन पहुंच गई है और अकेली TSMC की वैल्यूएशन करीब 2 ट्रिलियन। मतलब पूरी मार्केट का लगभग आधा वजन एक ही कंपनी उठा रही है। ये वैसा ही है जैसे पूरी क्रिकेट टीम स्ट्रगल कर रही हो और एक बंदा अकेले 380 रन ठोक दे। इस साल 2026 में एआई बूम की वजह से TSMC में पैसा लिटरली फ्लड की तरह गया है। कंपनी का स्टॉक लगभग 49% तक जंप कर चुका है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को लगता है कि आने वाले सालों में एआई ही नई इकोनॉमी बन जाएगी और उस इकोनॉमी का पेट्रोल पंप फिलहाल ताइवान के पास है। लेकिन कहानी का दूसरा साइड भी है। यही ताइवान की सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ा रिस्क भी, क्योंकि उनकी मार्केट बहुत ज्यादा एक ही सेक्टर पर डिपेंडेंट है। कल को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री थोड़ी स्लो हुई या एआई हाइप कूल डाउन, तो ताइवान की मार्केट कैप उतनी ही तेजी से नीचे भी आ सकती है। जबकि इंडिया की मार्केट कंपैरेटिवली काफी डाइवर्सिफाइड है। यहाँ आईटी भी है, बैंकिंग भी, मैन्युफैक्चरिंग भी, एनर्जी भी, फार्मा भी। यानी इंडिया की मार्केट एक मल्टी इंजन ट्रेन जैसी है, सिर्फ एक व्हील पर नहीं चल रही। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पिछले कुछ समय से फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से पैसा निकाल रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ इस साल एफआईआई ने इंडियन मार्केट से लगभग 24 बिलियन बाहर निकाल लिए। अब जब बाहर से पैसा कम आएगा तो मार्केट कैप ग्रोथ नेचुरली स्लो पड़ेगी, वरना इंडिया अभी भी कंफर्टेबली 5th पोजीशन होल्ड कर सकता था। अब अगली अपडेट आती है चाइना और पाकिस्तान की तरफ से, जहां दोनों ने मिलकर फिर वही पुराना कश्मीर प्लेलिस्ट चालू कर दिया है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चीन पहुंचे हुए थे। मीटिंग के बाद जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुई और उसमें फिर जम्मू और कश्मीर का मुद्दा घुसा दिया गया। चाइना ने कहा कि कश्मीर इशू का पीसफुल रेजोल्यूशन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यूएन रेजोल्यूशंस। मतलब बीजिंग ने फिर इनडायरेक्टली इंडिया को पॉक करने की कोशिश की है। हालांकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइना खुद साउथ चाइना सी में नेबर्स की नहीं सुनता, लेकिन इंडिया को लेक्चर्स देने में उसका कॉन्फिडेंस कभी कम नहीं होता। और अब बात बांग्लादेश की, क्योंकि वहां से भी ऐसी खबर आ रही है जिसने दिल्ली को थोड़ा अनकंफर्टेबल कर दिया है। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि बांग्लादेश के नए प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान ने चाइना का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है और अगले महीने वह बीजिंग विजिट पर जा सकते हैं। अब नॉर्मली बांग्लादेश में जब भी नया पीएम बनता था तो पहली फॉरेन विजिट इंडिया मानी जाती थी। एक तरह से ये ट्रेडिशन जैसा बन गया था। लेकिन इस बार कहानी उल्टी चल रही है। मोदी गवर्नमेंट ने इनविटेशन भेजा, लेकिन पहले चाइना को प्रेफरेंस मिल गई। यानी ढाका का सिग्नल काफी साफ दिख रहा है। ऑप्शंस अब मल्टीपल हैं और ऑनेस्टली साउथ एशिया में अभी यही सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल गेम चल रही है। चाइना धीरे धीरे इंडिया के पड़ोस में इन्फ्लुएंस बिल्ड कर रहा है और इंडिया कोशिश कर रहा है कि उसके नेबर्स पूरी तरह बीजिंग कैंप में ना जाएं। नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके।